हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित। इस वीडियो में जम्मू कश्मीर पीएससी का जो पेपर हुआ रिसेंटली हेल्ड पेपर, उसमें आए पॉलिटी के क्वेश्चंस को करेंगे। हिस्ट्री के आए हुए सवालों की ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है। इस वीडियो में पॉलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस आए और सोर्सेज क्या थे, डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, सब कुछ पर बात करेंगे। सो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। आपको बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री क्लोजर मोशन एंड देयर डेफिनेशन। क्लोजर मोशन के बारे में बात की गई है, उसके डेफिनेशंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन कौन से डेफिनेशन करेक्ट हैं। पहला बोला गया सिंपल क्लोजर। सिंपल क्लोजर इट इज़ वन व्हेन अ मेंबर मूव्स दैट द मैटर हैज़ बीन सफिशिएंटली डिस्कस्ड एंड नाउ बी पुट टू वोट। सिंपल क्लोजर के अंदर क्या होता है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कहना होता है कि जो मैटर है अब वो सफिशिएंटली डिस्कस हो गया है, अब नाउ पुट टू वोट, यानी अब जो है उस पर वोटिंग की जाएगी। ये सिंपल क्लोजर की डेफिनेशन है। दूसरा बोला गया क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स। इसमें क्या होता है, ओनली इंपॉर्टेंट क्लाउजेज आर टेकन अप फॉर डिबेट एंड वोटिंग एंड द इंटरवीनिंग क्लाउजेज आर स्किप्ड ओवर एंड टेक्ड एज पास। यानी सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लोजेज पर बात की जाएगी, डिबेट की जाएगी और बाकी के क्लोजेज को स्किप कर दिया जाएगा। तीसरा बोला गया कंगारू क्लोजर। कंगारू क्लोजर में यह दिया गया है कि जो क्लोजेज है ऑफ अ बिल और अ लेंदी रेजोल्यूशन आर ग्रुप्ड इनटू पार्ट्स। यानी क्लोजर्स में जो इंपॉर्टेंट बिल्स है, बिल के इंपॉर्टेंट जो क्लॉजेज है, उन्हें ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा, पार्ट वाइज बांट दिया जाएगा और उसके बेसिस पे उस पर डिबेट किया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो टाइम है वो बचेगी और डायरेक्टली उसके बाद इंटायर पार्ट को वोट के लिए रख दिया जाएगा। गुलोटिन क्लोजर के बारे में बोला गया है इट इज़ वन व्हेन द अनडिस्कस क्लोजेज ऑफ अ बिल और अ रेजोल्यूशन आर ऑल्सो पुट टू वोट अलोंग विद द डिस्कस वंस ड्यू टू वांट ऑफ टाइम। यानी समय के अभाव के कारण जो अनडिस्कस क्लोजेज रह गए हैं बिल के, उसे भी पुट टू वोट यानी वोट के लिए रख दिया जाएगा डिस्कस्ड वंस के साथ। सो ना क्लोजर मोशन एक किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा मूव किया जाता है ताकि डिबेट के मैटर को कट शॉर्ट किया जा सके और डायरेक्टली पुट इन वोट किया जा सके। अब इसी के अंदर चार टाइप्स होते हैं सिंपल क्लोजर। सिंपल क्लोजर में क्या होता है कि नाउ इनफ डिस्कस हो गया है, अब हम लोग इसी मोशन को पुट टू वोट करेंगे। उसके बाद क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स में ये होता है, कंपार्टमेंट्स बना करके यानी ग्रुप बना करके उसे बांट दिया जाता है और उसके बाद वोटिंग की जाती है। इसी तरह से कंगारू क्लोजर होता है। कंगारू क्लोजर में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लोजेज को डिबेट के लिए लिया जाता है और वोटिंग के लिए डाल दिया जाता है। जिस तरह से कंगारू एक चीज़ से दूसरे चीज़ पर जाती है, उसी तरह से सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लोजेस को डिस्कस किया जाता है और बाकी की अनइंपॉर्टेंट चीज़ों को स्किप कर दिया जाता है टाइम बचाने के लिए। और ग्लोटन क्लोजर में क्या होता है, डिस्कस क्लोज एंड अनडिस्कस दोनों को ही पुट टू वोट कर दिया जाता है। यानी जो चीज़ें डिस्कस नहीं भी हैं वो चीज़ भी वोट के लिए डाल दी जाती है। सो हमने यहाँ पे देखा कि जो क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स है वो क्या है, द क्लोज ऑफ अ बिल और लेंदी रेजोल्यूशन को ग्रुप इनटू पार्ट में किया जाएगा। यह है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स। लेकिन कंगारू क्लोजर के अंदर क्या होता है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। यानी 2 और 3 को इंटरचेंज कर दिया गया, बाकी का 1 और 4 बिल्कुल सही है। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया था, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन एबव इज आर करेक्ट। यानी कितने स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। हमने देखा 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी 2 और 3 जो पॉइंट है 2 स्टेटमेंट्स है वो गलत है क्योंकि इंटरचेंज करके लिख दिया गया है। ना अगर बात करें इस क्वेश्चन की सोर्स की तो ऑफ कोर्स लक्ष्मीकांत बुक में ये कवर्ड है और जब भी आप पार्लियामेंट्री क्लोजर मोशन के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें दी जाती हैं। और इन चीज़ों को याद रखने की बात करें तो अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से समझे हैं कि हाँ कंपार्टमेंट होगा तो कंपार्टमेंट बना के इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। इसी तरह कंगारू क्लोजर के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। इस तरह से अगर आप समझे हुए तो ये क्वेश्चन फिर आप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CJI के बारे में आपको निम्नलिखित स्टेटमेंट पर विचार करना है। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स वुड एट द अप्रोप्रिएट टाइम सीक द रिकमेंडेशन ऑफ आउट गोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ नेक्स्ट चीफ जस्टिस। यानी कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस और कंपनी अफेयर्स जो है वो अप्रोप्रिएट टाइम में रिकमेंडेशन लेगी आउट गोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस किसे अपॉइंट करना है, उसके बारे में रिकमेंडेशन अनुशंसा ली जाएगी। दूसरे स्टेटमेंट में बोला गया है व्हेनेवर देयर इज एनी डाउट अबाउट द फिटनेस ऑफ द सीनियर मोस्ट जज to hold the office of Chief Justice of India, consultation with other judges are envisaged in Article 124(2) यानी क्लोज की बात की गई है कि आर्टिकल 124(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी मेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी अगर कोई डाउट उत्पन्न होता है सीनियर मोस्ट जज के बारे में कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को होल्ड करने के लिए है या नहीं, तो इस कंसल्टेशन को आर्टिकल 124(2) के तहत किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट बहुत ही ध्यान से पढ़िए। बोला जा रहा है आफ्टर रिसीट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स विल पुट अप द रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट। यानी रिकमेंडेशन लेने के बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स हैं वो इस रिकमेंडेशन को प्रेसिडेंट को देंगे।
यहाँ पे ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि ये रिकमेंडेशन जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, जस्टिस एंड कंपनी अफेयर्स के द्वारा ये दी जाएगी प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर फर्दर इस मैटर पर प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे, राइट। तो थर्ड यहाँ पे गलत है, बाकी के दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। बहुत ही डिफिकल्ट स्टेटमेंट है, बट चूंकि ये काफ़ी चर्चा का विषय हाल ही में था जजेस के अपॉइंटमेंट्स को लेकर के, तो ये न्यूज़ में भी आया हुआ था। अभी देखेंगे हम लोग आगे एक और क्वेश्चन के अंदर कि ये चीज़ें भी न्यूज़ से कहीं ना कहीं रिलेटेड थी, बट अगेन ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल सोर्सेज में कवर्ड नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस वाज प्रोपाउंडेड बाय। पहले ये इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ पॉलिसी मेकिंग क्या होती है। देखिए, इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ पॉलिसी मेकिंग असल में ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, उसी के सिलेबस का पार्ट है। सो इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग का क्या अर्थ होता है? मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी में आप इसे पढ़ेंगे। इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में बेसिकली ये होता है कि किसी भी मैटर को ब्रेक डाउन कर दिया जाए, स्मॉल पार्ट्स में तोड़ दिया जाए, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को सॉल्व किया जाए। इसे दिया गया था चार्ल्स लिंडब्लोम के द्वारा। आंसर है इसका बी। फैक्चुअल क्वेश्चन है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में MA का सिलेबस का ये पार्ट होता है, और थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आप इसे बोल सकते हैं क्योंकि नॉर्मल सोर्सेज में ये कवर्ड नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन से भाग नहीं लेते हैं। यहाँ पे आपको फोकस करना है डू नॉट पार्टिसिपेट पर। पहला है नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। सो मैंने आपको बताया था जब हरियाणा सिविल सर्विसेज वाली वीडियो बनाई थी उस टाइम पे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर पार्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर पार्ट लेने से आप समझ सकते हैं कि उसे प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया गया, तो कहीं ना कहीं यह फेयर नहीं होगा इस वजह से। सो नॉमिनेटेड मेंबर्स कहीं से भी पार्ट नहीं लेते हैं, तो 1 और 2 यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होगा। तीसरा बोला गया है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो अगेन मैंने बताया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट के अंदर नहीं है, सो इसलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर्स को भी पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता है। चौथा बोला गया है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेटिव असेंबली। सो हाँ, दिल्ली और पुडुचेरी में इलेक्टेड मेंबर्स को मौका दिया जाता है पार्टिसिपेट करने का। तो हमें नॉट करेक्ट पूछा गया, तो 1, 2 और 3 यहाँ पे डू नॉट पार्टिसिपेट होते हैं। हमें पूछा गया है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। सो हमने देखा 1, 2 और 3 करेक्ट है, यानी ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर एज पर द क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन और रीजन वाला सवाल है। असर्शन में बोला गया अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी इन्वॉल्व्स नो मॉनेटरी कंपेंसेशन टू द सरोगेट मदर। यानी जो अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी होती है इसमें कोई भी मॉनेटरी कंपेंसेशन नहीं दिया जाता। इसके रीजन में बोला गया ओनली मेडिकल एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस कवरेज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आर गिवन। यानी प्रेगनेंसी के अंदर ओनली मेडिकल एक्सपेंसेस और इंश्योरेंस दिया जाता है। अब देखिए, दोनों ही बातें बिल्कुल सही है, फैक्चुअली करेक्ट है, बट यहाँ पे जब बात आती है एक्सप्लेनेशन की, तो आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि इसका जो रीजन है कि ओनली मेडिकल एक्सपेंसेस ही कवर किए जाते हैं प्रेगनेंसी में, ये कोई सही रीजन नहीं है अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी से रिलेटेड बात का। तो इसका करेक्ट आंसर फिर क्या होगा? ऑप्शन बी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए और उसके बेसिस पे आंसर करना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिक्लेयर द लोकेशन ऑफ द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट के सीट के लोकेशन की बात हमारा भारत का संविधान नहीं डिक्लेयर करता है। दूसरा बोला गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट अदर प्लेसेस एज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। यानी राष्ट्रपति के अप्रूवल के बाद ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सीट को अदर प्लेस में भी डिसाइड किया जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट बोला गया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑर्डर द सुप्रीम कोर्ट टू चेंज इट्स सीट ऑफ लोकेशन। यानी हमारे भारत के राष्ट्रपति ऑर्डर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि आपको जो है वो सीट ऑफ लोकेशन को चेंज करना है। सो ना ये कॉमन कंसेप्ट है, आप किसी भी पॉलिटी बुक में इसे पढ़ सकते हैं। सीट एंड प्रोसीजर की जब बात आती है तो हमारे भारत का संविधान दिल्ली को सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करता है, लेकिन बट इट ऑल्सो ऑथराइजेज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू अपॉइंट अदर प्लेस और प्लेसेस एज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये भी ऑथराइज करता है कि इंडिया के चीफ जस्टिस को कि वो अदर प्लेस को भी सुप्रीम कोर्ट के सीट के रूप में यूज कर सकते हैं। दूसरा बोला गया ही कैन टेक डिसीजन इन दिस रिगार्ड ओनली विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। वो इस डिसीजन में जो इस मैटर में सीट को चेंज करने वाली बात पे प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद ही डिसीजन ले सकते हैं। दिस प्रोविजन इज ओनली ऑप्शनल एंड नॉट कंपलसरी। यानी ये बात अनिवार्य नहीं होगी, ओनली ऑप्शनल होगी। इसका यह अर्थ है कि नो कोर्ट कैन गिव एनी डायरेक्शन आइदर टू द प्रेसिडेंट और द चीफ जस्टिस टू अपॉइंट एनी अदर प्लेस एज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी कोई भी कोर्ट जो है वो डायरेक्शन नहीं दे सकती है आइदर टू प्रेसिडेंट और टू द चीफ जस्टिस। यानी ना ही राष्ट्रपति को और ना ही चीफ जस्टिस को कि आपको सुप्रीम कोर्ट के सीट को किसी दूसरे जगह में चेंज करना है। सो नाउ हमने देखा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दिल्ली को
सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करता है, तो फर्स्ट यहाँ पे गलत है। हमसे क्या पूछा गया था, द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं ये हमें बताना था, तो फर्स्ट तो इनकरेक्ट है। सो अगर आप फर्स्ट को एलिमिनेट करेंगे तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी सिर्फ 1 को एलिमिनेट करने से आंसर आ गया। सो सेकंड बिल्कुल सही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट अदर प्लेसेस द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ये हमने देखा बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट है। तीसरे की बात करते हैं, तीसरा क्यों गलत है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑर्डर, नहीं ऑर्डर नहीं कर सकते, अभी हमने देखा इसे। सो ये थर्ड भी गलत है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट मैच आपको आइडेंटिफाई करना है। पर्सन दिया गया और ओथ और अफर्मेशन बिफोर, यानी जो ओथ है वो किनके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के द्वारा, सो बिल्कुल सही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो ओथ है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ली जाती है। दूसरा बोला गया जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो ओथ है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ली जाती है। तीसरा बोला गया स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रेसिडेंट, सो देखिए लोकसभा के स्पीकर की कोई ओथ नहीं होती, तो थर्ड तो गलत है। अटॉर्नी जनरल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नहीं अटॉर्नी जनरल जो है वो अटॉर्नी जनरल की जो ओथ है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ली जाती है। सो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ गलत है, और फर्स्ट और सेकेंड जो है यहाँ पे वो सही है। तो फर्स्ट तो आपको कन्फर्म ही पता होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सेकेंड को लेकर के थोड़ा डाउट हो सकता है। सो ये अगस्त 2021 में चर्चा में था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ऑनरेबल NV रमन्ना टू एडमिनिस्टर ओथ ऑफ ऑफिस टू 9 न्यू सुप्रीम कोर्ट जजेज ऑन अगस्त 31, राइट, यानी जो NV रमन्ना जज हैं वो एडमिनिस्टर करेंगे ओथ ऑफ ऑफिस टू 9 न्यू सुप्रीम कोर्ट जजेस को अगस्त 31 में। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ओथ को एडमिनिस्टर किया गया सुप्रीम कोर्ट जजेस का। सो ये बात काफ़ी चर्चा में थी, अगर आपने न्यूज़पेपर को फॉलो किया होगा तो वहाँ से आप कन्फर्म करते। फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे करेक्ट है, और हमें पूछा गया था कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ओनली 2 स्टेटमेंट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है द वर्ड कैबिनेट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज एडेड इन 1978 बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी जो वर्ड है कैबिनेट वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। 1978 के 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद इसे संविधान में जोड़ा गया, तो ये बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट हमारे संविधान में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट वर्ड नहीं था। आपको पता होगा कि जब इमरजेंसी लगा उसके बाद में उसके 2 सालों के बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 लाया गया, जिसके अंदर ये बोला गया कि अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो इमरजेंसी को तभी लगा सकती है जब कैबिनेट की मंजूरी हो, यूनियन कैबिनेट की। तो उस टाइम पर ये कैबिनेट वर्ड आया, और अभी भी आर्टिकल 352 के क्लॉज 3 में कैबिनेट वर्ड का एक ही बार बस कैबिनेट वर्ड का इस्तेमाल हमारे संविधान के अंदर है। दूसरा बोला गया मिनिस्टर्स एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बट डज नॉट इंक्लूड डेप्यूटी मिनिस्टर, यानी जब मिनिस्टर्स की बात आती है, बेसिकली यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की जा रही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर जो मिनिस्टर्स होते हैं बट डज नॉट इंक्लूड डिप्यूटी मिनिस्टर, ये बात गलत है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हम बात करते हैं तो 3 तरह के मिनिस्टर बेसिकली शामिल है। कौन कौन से, पहला है, सबसे पहले आता है कैबिनेट मिनिस्टर, सेकंड में डेप्यूटी मिनिस्टर, और तीसरा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। 3 तरह के मिनिस्टर होते हैं, तो सेकंड गलत है। सो मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर डेप्यूटी मिनिस्टर भी इंक्लूडेड है। हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, तो सेकंड तो गलत है, फर्स्ट बिल्कुल सही है। आंसर क्या है फिर, ए ओनली, 1 ओनली, यानी कि ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वाज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसोफर। सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ही कॉमन और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, चार्ल्स मोंटेस्क्यू के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया, एडवोकेट किया गया। सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बार बार यूज़ भी होता है, आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन और रीजन है। सनसेट क्लोज इन लेजिस्लेशन इज वन विच प्रोवाइड्स दैट आफ्टर अ पर्टिकुलर डेट इट सीजेस टू एग्जिस्ट, यानी सनसेट क्लोज के अंदर ये बोला जाता है कि किसी पर्टिकुलर डेट को फिक्स कर दिया जाएगा, उसके बाद ये क्लोज एग्जिस्टेंस में ही नहीं रहेगा। इसके रीजन की बात ये की गई है कि सनसेट क्लोज इज अ प्रोविजन टू अवॉइड स्टेग्नेशन इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस बाय रिमूविंग अनवांटेड लॉ ऑफ द टाइम, यानी इसके रीज़न ये है कि सनसेट क्लोज एक ऐसा प्रावधान है जिसके अंदर स्टेग्नेशन यानी स्थिरता जो होती है लेजिस्लेटिव प्रोसेस में उसे रिमूव किया जाएगा अनवांटेड लॉ ऑफ द टाइम। सो ये बिल्कुल सही है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को, क्योंकि सनसेट क्लोज के पीछे का मुख्य उद्देश्य यही है कि लेजिस्लेशन प्रोसेस में जो काफ़ी ज़्यादा डिले होता है वो ना हो, और एक पर्टिकुलर डेट के बाद सभी जो हमारे MP जो हैं उन्हें पता हो कि हाँ इस पर्टिकुलर डेट के बाद ये क्लोज एग्जिस्टेंस में नहीं होगा, तो हमें जल्दी से चीज़ें करनी है, स्टेग्नेशन ना लगे। हमें करेक्ट पूछा गया था, तो दोनों ही करेक्ट है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेड्यूल्स दिया गया और सब्जेक्ट के बारे में बोला गया कि वो किन सब्जेक्ट से डील करते हैं। ये तो बहुत ही कॉमन है और हर किसी ने पढ़ा होगा। शेड्यूल 3 में ओथ एंड अफर्मेशन की बात की जाती है। सो ये बिल्कुल सही है, हमें पता है कि शेड्यूल 3 के अंदर ओथ और अफर्मेशन की बात की गई है। शेड्यूल 4 में सीट्स एलोकेटेड टू राज्यसभा, ये भी बिल्कुल ठीक है। शेड्यूल 5 के अंदर डिवीजन ऑफ पावर है क्या? नहीं। शेड्यूल 7 के अंदर। शेड्यूल 8 में लैंग्वेजेस है, हाँ बिल्कुल सही है। हमसे क्या पूछा गया था? हाउ मेनी पेयर्स गिवन एबव आर करेक्टली मैच, तो 3 पेयर्स करेक्टली मैच है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनलाइक द राज्यसभा चेयरमैन, द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन नॉट सस्पेंड अ मेंबर विदाउट एडॉप्टिंग अ मोशन फॉर सस्पेंशन। देखिए हाल ही में ये बहुत ही चर्चा का विषय था। 19 MPs को राज्यसभा के अंदर ही अभी जो है वो सस्पेंड कर दिया गया था 1 वीक के अंदर ही, तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में कवर्ड था। सो इसके अंदर बोला जा रहा है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन नॉट सस्पेंड, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। लोकसभा के स्पीकर के पास भी सस्पेंशन की पावर होती है और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है। दूसरा बोला गया, वाइल द राज्यसभा चेयरमैन इज एम्पावर्ड टू प्लेस अ मेंबर अंडर सस्पेंशन, द ऑथोरिटी फॉर रिवोकेशन ऑर्डर इज नॉट वेस्टेड इन हिम, ऐसा नहीं, वो रिवोक भी कर सकते हैं। तो सेकंड भी यहाँ पे गलत है। हमसे पूछा क्या गया था, विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट ही बताना था, तो यहाँ पे दोनों ही इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी। बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना होगा, अदरवाइज फिर आप करेक्ट और इनकरेक्ट में भी गलती कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट फॉलोड एज अ कन्वेंशन, यानी किस बात को भारतीय संविधान के अंदर डायरेक्टली नहीं लिखा गया है बट एज अ कन्वेंशन फॉलो किया जाता है। द फाइनेंस मिनिस्टर इज टू बी अ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस, क्या लोअर हाउस का मेंबर होना फाइनेंस मिनिस्टर के लिए ज़रूरी है? ये हमारे संविधान के अंदर मेंशन नहीं है, इसे कन्वेंशन के जैसा यूज़ किया जाता है, ये बोला जा रहा है। दूसरा बोला गया, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू रिजाइन इफ़ ही लॉसेज द मेजोरिटी इन द लोअर हाउस, यानी लोअर हाउस के अंदर मेजोरिटी को अगर लॉस करता है तो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। तीसरा बोला गया, ऑल सेक्शंस ऑफ इंडिया आर टू बी रिप्रेजेंटेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर ऑल सेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाएगा। चौथा बोला जा रहा है, इफ़ बोथ द प्रेजिडेंट एंड द वाइस प्रेजिडेंट डेमिट ऑफिस साइमल्टेनियसली बिफोर द एंड ऑफ द टेन्योर, अ स्पीकर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विल ऑफिशिएट एज द प्रेजिडेंट। ये हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं, 4 ऑप्शंस हैं। सो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू रिजाइन इफ़ ही लॉसेज द मेजोरिटी इन द लोअर हाउस, यानी लोकसभा के अंदर वो अपनी अगर मेजोरिटी खो देते हैं तो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। अब देखिए कन्वेंशन वो चीज़ें होती हैं जो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित नहीं है बट वो बाइंडिंग होती हैं, उसे मानना पड़ता है। और सो इसी तरह का एक प्रोविज़न है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नाउ अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर की, तो प्रेसिडेंट के विपरीत यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर कोई फिक्स्ड देखने को नहीं मिलता है। लोकसभा का जो नॉर्मल स्पेन है 5 साल का, उसी के अंदर प्राइम मिनिस्टर का भी टेन्योर होता है। तो ये चीज़ें डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी मेंशन नहीं है और प्राइम मिनिस्टर का जो टेन्योर है वो भी फिक्स नहीं होता है। हालांकि एज अ कन्वेंशन 5 ईयर चलता है, क्योंकि लोकसभा का नॉर्मल स्पेन 5 ईयर का, लेकिन अगर वो लोकसभा के अंदर मेजोरिटी को लूज कर देते हैं तो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। इट इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज़ फॉलोड एज अ कन्वेंशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द कॉलम है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया और उसके बेसिस पे हमें मैच करना है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। नाउ अगर हम लिस्ट 2 में देखें, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन इसके साथ मैच होगा? बिल्कुल नहीं। क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? बिल्कुल नहीं। हाँ, अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर ऑफ जजेस जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की। सो यहाँ पे ए जो है वो 3 के साथ हम लोग को मैच करना है। अगर हम 3 के साथ मैच करें तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं, बी और डी हमारे पास बचा हुआ है। नाउ चेक करते हैं बी को। बी में बोला गया एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। सो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन जो है वो क्या है? एक ऑर्डिनेंस है, राइट। तो बी जाएगा 4 के साथ। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वाजी जुडिशियल फंक्शन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन है और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आंसर क्या बना फिर हमारा? ऑप्शन बी, राइट। ना यहाँ पे पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे मैंने कवर कर लिए। हिस्ट्री से आए हुए सारे सवाल भी जेके पीएससी के हमने कवर कर लिए हैं लास्ट के वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।